हेलो एंड वेलकम टू द पाथ ऑफ स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम गुप्त काल अर्थात गुप्त वंश को कवर करेंगे। और इसमें पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त जो थे वो कुषाणों के सामंत थे। और गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो वे थे आर्यभट्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आता है कि आर्यभट्ट किस काल के समकालीन थे, तो वो उसका आंसर होगा गुप्त काल। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? तो वह थी संस्कृत। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? तो समुद्रगुप्त की जो युद्ध नीतियाँ थीं और उन्हीं से वो प्रभावित होकर, उनकी विजयों से प्रभावित होकर B.A. स्मिथ ने उनको भारत का नेपोलियन कहा था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो वे थे स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश जो था वो कला और स्थापत्य के लिए फेमस था। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? तो ये गुप्त काल से संबंधित हैं। ठीक है, जो अजंता की गुफाएं हैं और उसमें जो उकेरी गई जो कलाकृतियाँ हैं वो सभी जो है गुप्त काल से संबंधित हैं। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के दरबार में कालिदास जो है राजकवि थे। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो अजंता की जो चित्रकारी है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था तो वह कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय था। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो यह भानुगुप्त से है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन एज था। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल के समय में था। फाहियान कहाँ का निवासी था? या चीन का निवासी था। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो यह वाकाटक का था। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो कविराज कहा गया है समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया है? तो वह स्तंभ लेख है कहोम स्तंभ लेख। फाहियान ने किनके राज्यों को देखा था? तो फाहियान ने चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और हर्षवर्धन के शासनकाल को देखा था। धन्वंतरी थे, तो धन्वंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि एक चिकित्सक थे। ठीक है, धन्वंतरी कौन थे? चिकित्सक थे। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो यह राजतंत्रात्मक थी। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, यह जो है गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो कौन कौन सी गुफाएं थी जिनका जो है निर्माण गुप्त काल के समय में हुआ? तो गुफा नंबर 16, 17 और 19। ठीक है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह के किस शासक के दरबार में थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे और इन्होंने अमरकोश की रचना की थी। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गुप्त संवत का प्रारंभ किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल का एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो वह है गुप्त काल। गुप्त काल के समय में नगरों का धीरे धीरे क्या हुआ था? ह्रास होने लगा था, उनका पतन होने लगा था। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? तो वह था गुप्त वंश। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? तो वह है हरिसेन। किस गुप्त शासक काल के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो वे प्राप्त हुए हैं कुमारगुप्त प्रथम के शासन काल में। गुप्त काल का ग्रंथ नवीनतम किस विषय पर है? तो यह चिकित्सा पर है। गुप्त काल का ग्रंथ नवनीतकम किस विषय पर है? तो नवनीतकम है चिकित्सा पर। गुप्त काल से पूर्व तथा गुप्त काल में उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम जाने वाली व्यापारिक सड़कों का मिलन किस बिंदु पर या किस नगर में होता है? तो वह उज्जैन में होता है। किस गुप्त अभिलेख से राजा के भू-स्वामित्व की निर्णायक जानकारी प्राप्त होती है? तो पहाड़कर ताम्रपत्र से। कौन सी चीनी धर्मयात्री प्रथम गुप्त शासक के बारे में कुछ जानकारी प्रदान करता है? तो वह है इत्सिंग। गुप्त काल में श्रेणियों द्वारा क्या निर्धारित किया जाता था? तो वितरण जो है वह श्रेणियों में विभाजित किया जाता था, उसका निर्धारण किया जाता था। द्वितीय
चंद्रगुप्त द्वितीय प्रथम गुप्त शासक था जिसने चांदी के सिक्के जारी किए थे, और ये सिक्के किन की तर्ज पर बने थे? तो ये मध्य तथा पश्चिम भारत के शक राजा के तर्ज पर बने हुए थे। तो गुप्त शासन काल में सबसे पहले चांदी के सिक्के किसने जारी करवाए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी करवाए थे। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय व्यापारी मुख्यतः किसके साथ व्यापार करते थे? तो ये दक्षिण पूर्वी एशिया में करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में पूर्वी भारत में विषयों अर्थात जिलों तथा गांव के बीच की प्रशासनिक इकाई क्या थी? तो विथ जो होती थी वो जिलों और गांवों के बीच की प्रशासनिक इकाई होती थी। किस नगर में सर्वोच्च कोटि का सिल्क बनता था? वाराणसी में बनता था। युग शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो यह व्यापारियों या व्यवसायियों के एक वर्ग के लिए युग शब्द का प्रयोग होता था। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम अधिकारियों की सेवाओं के बदले भूमि अनुदान की बात कही गई है? तो मनुस्मृति में जो है अधिकारियों के सेवा के बदले भूमि जो है दान में दी जाती थी। गुप्तकालीन राजसी आदेशों पर राज्य चिन्ह की एक मुहर में किसकी आकृति थी? तो गरुड़ की आकृति वहाँ पे देखने को मिलती है। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? तो नायक जो था वो था अग्निमित्र। ठीक है, मालविकाग्निमित्र किसके द्वारा रचित है? तो कालिदास के द्वारा यह रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख से उपलब्ध होता है? तो प्रयाग जो प्रशस्ति थी वहाँ से जो है समुद्रगुप्त के सैनिकों की उपलब्धि का वर्णन प्राप्त होता है। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो गुप्त काल में स्त्री और पुरुष दोनों जो है सामाजिक रूप से बराबर का स्थान रखते थे। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित था? तो वे थे गुप्त। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ पर हैं? तो अजंता गुफाएं जो है पाक या धार में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? तो गुप्त वंश का जो शासनकाल है वो 319 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व है। ठीक है, गुप्तोत्तर काल में कार्यलेख शब्द का क्या अर्थ था? तो कार्यलेख शब्द का अर्थ होता था भूमि संबंधी निजी समझौता। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो यह है कुमार संभवम। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो ये सती प्रथा का प्रथम जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो एरण अभिलेख से प्राप्त होते हैं। आगे यहाँ पे एक टेबल दी गई है जिसमें जो राजा हैं और उनकी क्या क्या उपाधियाँ थीं, उनको किन किन उपाधियों से अलंकृत किया गया था उसके बारे में बताया गया है। तो ये गुप्त शासक हैं, जैसे कि कुषाण हैं, तो कुषाण को देवपुत्र कहा गया था। देवराय द्वितीय को गजबेटकार प्रौढ़ देवराय या इम्मादी देवराय कहा गया। जो चोल शासक कुलोतुंग थे उनको संगम तवीरता कहा गया। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे देखिए राजेंद्र प्रथम इनको कादरकोंड, उत्तम चोल, मधुकोंड, पंडित चोल और गंगई कोंड की उपाधियाँ दी गई थीं। कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर के शासक थे उनको आंध्र भोज, आंध्र पितामह, यवन राज, स्थापनाचार्य और अभिनव भोज जैसी उपाधियाँ दी गई थीं। ठीक है, आगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मिहिर कुल का संबंध था। तो मिहिर कुल का संबंध हूरों से था। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किन पत्तनों से संचालित होता था? तो वे ताम्र लेपी होती थी जिनके द्वारा उत्तर भारत में व्यापार संचालित होता था। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। गुप्त शासन काल में चांदी के सिक्के रूपक नाम से जाने जाते थे। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त प्रथम थे। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे यहाँ पे गुप्तकालीन कुछ प्रमुख पदावधियाँ दी गई हैं। जो पद होते थे उनको किस नाम से जानते थे? जैसे कि केंद्रीय विभागों का जो निरीक्षक होता था उसको सर्वाध्यक्ष कहते थे और जो सेनापति होता था उसको महाबलिधिकृत कहते थे। ठीक है, इसी प्रकार अन्य भी पदों की जानकारी यहाँ पे दी गई है। आगे इस टेबल में गुप्तकालीन महत्वपूर्ण मंदिरों के नाम दिए गए हैं और वे कहाँ पे पाए जाते हैं उनके स्थानों के नाम लिखे हुए हैं। जैसे कि विष्णु मंदिर, यह जबलपुर मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? तिगवा में है। ठीक है, शिव मंदिर ये नागौद मध्य प्रदेश में। पार्वती मंदिर ये मध्य प्रदेश में। दशावतार मंदिर यह उत्तर प्रदेश ललितपुर में है और ललितपुर के देवगढ़ नामक स्थान पे है। शिव मंदिर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश नगौद में है।
भीतरगांव का मंदिर, ये भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। लक्ष्मण मंदिर, ये ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर है। इसके पश्चात यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित की एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था। तो गणित को एक पृथक विषय के रूप में किसने स्थापित किया था? आर्यभट्ट के द्वारा स्थापित किया गया था। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो तांबे का सिक्का जारी करने वाले प्रथम गुप्त शासक रामगुप्त थे। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो वह है अभिज्ञान शाकुंतलम। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किसे दिया गया है? किस युग में हुआ था? तो दशमलव प्रणाली का आविष्कार गुप्त युग में हुआ था। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो वे थे विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? यह हुआ था चतुर्थदशी सदी ईस्वी में। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो कुमार संभवम लिखा गया है कालिदास के द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। तो भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का 6वां भाग। यहाँ पे आगे कुछ रचनाकार हैं और उनकी द्वारा रचित रचनाओं के नाम हैं, देख लीजिए। पहला है इसमें विष्णु शर्मा। तो विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र की रचना की गई थी। कालिदास के द्वारा मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, ऋतुसंहार और आखिरी है रघुवंश महाकाव्य। ठीक है। तो ये सभी रचना इंपॉर्टेंट है, इनको देख जाइएगा अच्छे से। अगला है विशाख दत्त, इसकी रचना इन्होंने रचना की थी मुद्रा राक्षस की, और इसके साथ ही देवी चंद्रगुप्तम की भी की थी। भारवी ने किरातार्जुन नियम की रचना की थी। भास ने स्वप्नवास वदतम की रचना की थी। शूद्रक मृच्छकटिकम ने रचना की। शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम की रचना की गई थी। वाराह मिहिर ने बृहत संहिता की रचना की थी, और आर्यभट्ट के द्वारा सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय ये जो है रचनाएं की गई थी। इसके अलावा ब्रह्मगुप्त की रचना ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की थी। वाग्भट्ट ने अष्टांगिक हृदय जो कि चिकित्सा से संबंधित है इसकी रचना की थी, और धन्वंतरि ने शल्य शास्त्र की रचना की थी। आगे यहाँ पे एक साइड पे विद्वानों के नाम दिए गए हैं, वहीं दूसरी साइड उनके संरक्षकों के नाम दिए गए हैं। जैसे कि नागार्जुन के संरक्षक कौन थे? वे थे कनिष्क। हेमचंद्र कुमारपाल, उदयराज गुजरात के महमूद वेगदा। इसके अलावा अमर सिंह के संरक्षक थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। रविकीर्ति के ये थे पुलकेशिन द्वितीय। आगे राजशेखर, इनके जो है संरक्षक महेंद्रपाल और महिपाल थे। हरिशेन जो है समुद्रगुप्त के शासनकाल में उनके दरबार में थे। वाकपति राज, ये कन्नौज के यशोवर्मन के दरबार में थे। इसके अलावा चंद्रबरदाई, ये पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में थे, और चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। अगला है बाणभट्ट, ये जो है हर्ष के शासनकाल में थे। और दांडी जो है ये नरसिंह वर्मन यानी कि पल्लव शासक नरसिंह वर्मन के शासनकाल में संरक्षक थे। विल्हड़ जो कि कल्याणी के चालुक्य के शासनकाल में, यहाँ पे विक्रमादित्य षष्ठम के शासनकाल में थे। श्री हर्ष जयचंद्र कन्नौज के शासनकाल में। कल्हड़ हर्ष के शासनकाल में। फिरदौसी जो थे ये किसके संरक्षण में थे? तो ये महमूद गजनी के संरक्षण में थे। अमीर खुसरो जो है वो बलबन से अलाउद्दीन खिलजी तक के शासनकाल के बीच में इनके संरक्षक इन जितने भी यहाँ पे शासक हुए थे बलबन से लेके अलाउद्दीन खिलजी तक, इन सभी सुल्तानों ने अमीर खुसरो को अपने दरबार में संरक्षण दिया था। आगे यहाँ पे प्रसिद्ध अधिकारी और उनके विभागों के नाम दिए गए हैं, आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। मेहरौली यानी दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण चतुर्थ सदी में हुआ था। किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो कुमार गुप्त ने की थी। गुप्त संवत किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये जो है चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में गुप्त संवत प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति
अभिलेख का लेख हरिशेन के शासक के दरबार में थे, तो ये समुद्रगुप्त के शासनकाल में थे। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का जो है वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और इन्होंने जो है हरिशेन जो है लेख लिखा था। गुप्त काल में प्राचीन भारत का क्लासिक युग क्यों कहा जाता है? तो गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग इसलिए कहते हैं क्योंकि सर्वाधिक जो है कला और साहित्य के क्षेत्र में विकास हुआ था और यह जो है अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंच गया था। इसी कारण जो है गुप्त काल को प्राचीन भारत में क्लासिक युग कहते हैं। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो ये गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का प्रथम और अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त था और अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय देखा जा सकता है। यह जो है सैनिक अभियानों के द्वारा संभव हुआ था। सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था गुप्त काल में। विशाखदत्त का संबंध नाटकों से था। वाराहमीर का संबंध खगोल विज्ञान से, चरक का संबंध चिकित्सा से और ब्रह्मगुप्त का संबंध गणित विषय से था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के काल में विद्या कला साहित्य का महान केंद्र कौन था? तो ये जो है महान केंद्र था उज्जैन। गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस युग में हुआ था? गुप्त युग में हुआ था। किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित किया था? तो वे थे समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में चलने वाले सिक्कों पर स्वयं को ही वहाँ पे उन्होंने आकृति के रूप में प्रिंट करवाया था और वे किस मुद्रा में थे? तो वो वीणा बजाते हुए वहाँ पे प्रदर्शित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, शून्य अर्थात जीरो का आविष्कार किसने किया था? ब्रह्मगुप्त ने किया था। ठीक है। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी? तो वे थे समुद्रगुप्त। आगे यहाँ पे एक साइड पे शासक दिए गए हैं, उनकी उपाधियाँ दी गई हैं, जिसमें पहला है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि थी महाधिराज। द्वितीय आगे है समुद्रगुप्त द्वितीय, ये अश्वमेघ पराक्रम थे। चंद्रगुप्त द्वितीय जिनकी उपाधि थी परम भागवत और स्कंदगुप्त की उपाधि थी शक्रोपम। स्त्रियों की संपत्ति की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी? तो स्त्रियों की संपत्ति की सर्वप्रथम व्याख्या याज्ञवल्क्य ने की थी। कायस्थ का एक जाति के रूप में उल्लेख उष्णम स्मृति में है। किस गुप्त शासन काल के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो किस शासक के प्राप्त हुए हैं? कुमार गुप्त प्रथम के सर्वाधिक अभिलेख गुप्त शासन काल के प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए, यहाँ पे गुप्त काल के भूमि के प्रकारों के बारे में बताया गया है कि जो चारागाह भूमि होती थी वो मुख्यतः चारे के योग्य भूमि होती थी। आस्त भूमि, निवास योग्य भूमि, सिल भूमि ऐसी भूमि जो जोतने योग्य ना हो, और अपृहत भूमि जंगली भूमि कहलाती थी। ठीक है, अपृहत भूमि को जंगली भूमि कहते थे। सुदर्शन झील का निर्माण और जीर्णोद्धार किसने करवाया था? किस किस के शासनकाल में और हुआ था? तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था और इसका अधिकारी कौन था? पुष्यगुप्त था। ठीक है, इन्होंने निर्माण करवाया था। अशोक के शासनकाल में किसने करवाया था? दुशास्व ने करवाया था। और रुद्रदामन के शासनकाल में सुविशाख ने करवाया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में चक्रपालित ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। आगे यहाँ पे मैप में गुप्त साम्राज्य के बारे में वर्णन है, इसको देख लीजिए। जो गुप्त साम्राज्य की सीमाएं थी और समुद्रगुप्त का दक्षिण भारत की ओर जो विस्तार था, इन्होंने कितना कहाँ तक अपने अभियानों द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, देवदासी प्रथा का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो देवदासी प्रथा का उल्लेख मेघदूत तथा पुराणों से प्राप्त होता है। महान बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण किस राजा ने दिया था? तो समुद्रगुप्त ने दिया था। आगे नंदी या बैल का चित्र सिक्कों पर किसने अंकित करवाया था? तो स्कंदगुप्त के कुछ सिक्कों से इसका जो है साक्ष्य प्राप्त होते हैं। विष्णु शर्मा ने मूल पंचतंत्र की रचना किस काल में की थी? तो गुप्त काल में जो है विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्यारोहण का वर्ष 375 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। तो किस आधार पे जो है ऐसा निर्धारण किया गया है? ये कहाँ से पता चलता है? महरौली लौह स्तंभ लेख में जो है इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में क्या कहा गया है? दीनार कहा गया है। ठीक है, जो गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा होती थी उसको क्या कहा गया है? दीनार कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में व्यापारिक समितियों का निगम कहते थे। निगम का प्रधान को क्या कहते थे? श्रेष्ठी कहा जाता था। गुप्त काल में भारतीय समाज कितने वर्गों में विभक्त था? तो कुल 4 वर्गों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चंद्रगुप्त प्रथम ने कहाँ की राजकुमारी से विवाह किया था? लिच्छवी की राजकुमारी से चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया था। गुप्त वंशावली के अनुसार प्रथम शासक कौन था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो वे थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति या प्रयाग स्तंभ प्रशस्ति किसके द्वारा रचित है? तो यह हरिसेन के द्वारा रचित है। समुद्रगुप्त के सिक्कों में साम्य रखते हुए कुछ सोने के सिक्के इतिहासकारों को प्राप्त हुए, उन पर क्या उत्तीर्ण है? उन पर काच उत्तीर्ण है। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या था? देवगुप्त था। बौद्ध साहित्य के अनुसार ब्राह्मण व्यापार वाणिज्य का कार्य करते थे और स्मृति ग्रंथों में इस वृत्ति को क्या कहा गया है? इस वृत्ति को आपधर्म कहा गया है। सती प्रथा का जो प्रमाण है वो 510 ईसा पूर्व में भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। आगे यहाँ पे गुप्त साम्राज्य का विस्तार जो है कहाँ तक था और गुप्त साम्राज्य में किन किन राजाओं या सम्राटों का जो है विस्तार कहाँ तक है उसको यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। ठीक है। तो जितना भी ये ब्लैंक वाला है ये पोर्शन वो चंद्रगुप्त का साम्राज्य है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। आगे क्वेश्चन है नेक्स्ट, गुप्त काल में वैश्याओं को क्या कहा जाता था? तो गणिकाएँ कहते थे, गणिका। वृद्ध वैश्या को कहते थे कुट्टनी। गुप्त काल में प्रांतीय प्रशासन के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो गोप्ता कहते थे, भौगिन, भूपति और राजस्थानीय कहा जाता था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक किसकी कृति है? तो ये विशाख दत्त द्वारा रचित नाटक है। काव्य मीमांसा की रचनाकार कौन थे? तो काव्य मीमांसा की रचना की थी राजशेखर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में मेहरौली स्थित लौह स्तंभ किस शासक के विजयों के उल्लेख करता है? तो जो राजा चंद्र थे उनका उल्लेख वहाँ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में कौड़ियों के विनिमय के माध्यम होने की जानकारी किससे मिलती है? तो फाहियान से प्राप्त होती है। मुद्रा प्रणाली की शुरुआत तो चंद्रगुप्त के द्वारा की गई थी। और किस शासक ने चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के प्रचलित करवाए थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने अभिलेख उपलब्ध होते हैं गुप्त काल से संबंधित हैं? वे हैं 42 हैं। गुप्त संवत कब शुरू किया गया था? 319 या 320 ईसा पूर्व में गुप्त संवत प्रारंभ किया गया। गुप्त संवत किसने प्रारंभ करवाया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने प्रारंभ करवाया था। प्रशस्ति क्या है? प्रशस्ति में जो है राजा की प्रशंसाएं होती हैं। कौन सा अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम को महाराजा बताता है? तो ये मन कुंवर बौद्ध प्रतिमा अभिलेख जो है कुमारगुप्त प्रथम को महाराजा बताता है। कौन सा अभिलेख लौह स्तंभ से प्राप्त हुआ है? यह मेहरौली प्रशस्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गुप्त शासक के बारे में कुछ जानकारी प्रदान करता है। तो कौन सा चीनी धर्मशास्त्री है? तो वह है इत्सिंग। मौर्यों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध सुदर्शन झील की रुद्र दामन प्रथम ने मरम्मत करवाई। इतिहास में इसके बाद किस गुप्त शासक ने इसकी मरम्मत करवाई थी? तो स्कंदगुप्त ने करवाई थी। सोने के सिक्के किस वंश की तर्ज पर निकाले गए थे गुप्त वंश में? तो ये कुषाणों के तर्ज पर निकाले गए थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रंथ गुप्त काल के लिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र के समतुल्य है? तो वह है कामंदक का नीतिसार। किस पुस्तक ने चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण की जानकारी प्राप्त होती है? तो कौमुदी महोत्सव से प्राप्त होती है। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किस शासक को दर्शाया गया है? चंद्रगुप्त को दर्शाया गया है। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति लेख जो है हरिसेन के द्वारा रचित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त का कौन सा अभिलेख पुष्यामित्र तथा हूणों का सबसे बड़ा शत्रु बताता है? तो यह कौन सा अभिलेख है? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख से स्कंदगुप्त के शत्रुओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किस गुप्त शासक के काल के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? कुमारगुप्त प्रथम के प्राप्त हुए हैं। महाराजा का कौन सा भाग शूद्रों को राजा का नाशक बताता है? वह है अनुशासन पर्व। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त अभिलेख में अधीनस्थ अनुदान की चर्चा की गई है? इसके द्वारा अनुदान प्राप्तकर्ता न सिर्फ उस भूमि पर स्वयं खेती कर सकता था बल्कि किसी अन्य से भी करवा सकता था। तो यह जानकारी प्राप्त हुई है स्कंदगुप्त का इंदौर स्तंभ लेख से। किस अभिलेख के आधार पर चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्यारोहण का वर्ष 375 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया था? तो यह निर्धारित किया गया है मथुरा का स्तंभ अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मोतियों का उपयोग किस कार्य में नहीं होता था? तो देवी गुप्त शासनकाल में देवी मोतियों की सजावट में मोतियों का प्रयोग नहीं होता था। चंद्रगुप्त
द्वितीय प्रथम गुप्त शासक था जिसने चांदी के सिक्के जारी किए थे। तो यह किसके तर्ज पर जारी किए गए थे? तो ये मध्य तथा पश्चिमी भारत के शक राजाओं कनिष्क के शासनकाल पे जो सोने के सिक्के जारी थे उन्हीं के तर्ज पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी करवाए थे। गुप्त काल में खोट वाले सिक्के तथा सिक्कों की कमी किस बात की है और संकेत की बात की ओर संकेत करते हैं? तो वे वाणिज्य और व्यापार के पतन की ओर जो है संकेत करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम अधिकारियों की सेवाओं के बदले भूमि अनुदान की बात कही गई है? तो भूमि के अनुदान की बात मनुस्मृति में कही गई है। गुप्त काल में पूर्वी भारत में विजयों यानी जिलों और गांवों के बीच के प्रशासन की इकाई को विधि कहा जाता था। गुप्तकालीन राजसी आदेशों पर राज चिन्ह की एक मुहर में किसकी आकृति थी? तो गरुड़ की आकृति वहां प्राप्त हुई थी। गुप्त काल में राज्य कर्मचारियों का विशेष संवर्ग आर्य शर्मा के अनुसार क्या था? तो कुमार गुप्त थे। नारद ने रैखिक माप की सबसे छोटी इकाई किसे बताया है? तो अंगुल को रेखीय माप की सबसे छोटी इकाई बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के पूर्वी भाग में माप की इकाइयां क्या थीं? तो अद्यवाप, द्रोणवाप और कुप्यवाप जो है पूर्वी भाग में जो है माप की इकाइयां मानी जाती थी। उदयगिरी गुफा अभिलेख का संबंध भगवान शिव से है। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध भगवान विष्णु से है। इंदौर ताम्रपत्र का संबंध सूर्य देवता से है और विलसांड स्तंभ अभिलेख का संबंध स्वामी महासेन से है। नेक्स्ट यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो नवरत्न थे उनके नाम दिए गए हैं, जिसमें कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि कालिदास, धन्वंतरि, अमर सिंह, घटकपर्ण, छपड़क, वेताल भट्ट, वाराहमिहिर, वर रुचि और शुक हैं। नेक्स्ट यहाँ पे गुप्त अभिलेखों की सूची दी गई है, जैसे कि चंद्रगुप्त शासक से संबंधित टोटल जो है 4 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। उनके नाम कौन कौन से हैं? इलाहाबाद शिला स्तंभ, एरण शिला स्तंभ, नालंदा ताम्रपत्र और चौथा है गया पत्र। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित टोटल 6 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें से एक पहला है मेहरौली लौह स्तंभ और अन्य 5 अनुदान स्तंभ हैं। कुमार गुप्त प्रथम से संबंधित टोटल 14 अभिलेख प्राप्त हुए हैं और जो गुप्त काल में कुमार गुप्त से संबंधित ये सर्वाधिक अभिलेख जो है कुमार गुप्त से संबंधित पाए गए हैं। इनमें से 5 आधिकारिक ताम्रपत्र तथा अन्य 9 व्यक्तिगत अभिलेख हैं। स्कंद गुप्त से संबंधित 5 पाए गए हैं, जिनमें से जूनागढ़ शिलाभिलेख, भीतरी स्तंभ और इंदौर शिला स्तंभ प्रमुख हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय था। 2 महाकाव्य रामायण तथा महाभारत का संहिताकरण गुप्त काल के दौरान संभवतः किस शताब्दी में हुआ था? तो यह 4वीं शताब्दी में इसका जो है संहिताकरण किया गया था। किस गुप्त राजा का अन्य नाम देवगुप्त था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम देवगुप्त था। वल्लभी संवत अभिन्न है, यह गुप्त संवत से है। किस एक मात्र गुप्त शासक के सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है? तो कार्तिकेय का अंकन कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल में चल रहे सिक्कों से प्राप्त होता है। त्रिमूर्ति की अवधारणा का उदय गुप्त काल में हुआ था। पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बताया? स्कंदगुप्त को। महाबलीपुरम गुफा मंदिर किस शासक से संबंधित है? गुप्त से संबंधित है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह भानुगुप्त का एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। कौन सी निधि गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी निधि थी? तो वह थी बयाना निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान की भारत यात्रा में समय गुप्त वंश का शासक कौन था? तो उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन चल रहा था। किस अभिलेख से प्रकट होता है कि प्राचीन श्रेणियां बैंक का भी काम करती थीं? तो यह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कौन थी? उज्जैन थी। प्रशस्ति क्या होता था? इसमें राजा की प्रशंसा की जाती थी। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोक्योकी में किसका विवरण नहीं प्राप्त होता है? तो उसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन नहीं है।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अभिलेख लकुलिस के पाशुपत मत पर प्रकाश डालता है? तो कौन सा अभिलेख है? चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख। किस स्थल पर शिल्प में विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है? तो उदयगिरि गुफा विदिशा में विष्णु के वराह अवतार को दर्शाया गया है। किस अभिलेख में कालिदास, भारवी एवं रविकीर्त के नामों का उल्लेख है? तो ऐहोल अभिलेख में है। चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार गुप्त शासक श्रीगुप्त ने किस स्थान पर चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया था? तो मृग शिखनन में एक मंदिर का निर्माण बौद्ध यात्रियों के लिए करवाया था। गुप्त काल में भारत का सर्वाधिक व्यापार संपर्क था दक्षिण पूर्व एशिया के साथ। मालवा एवं गुजरात में चंद्रगुप्त ने किस शक्ति का दमन किया था? तो शकों का उन्होंने दमन किया था। कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? नालंदा में। भारत में हूणों की सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तोरमाड़ के नेतृत्व में भारत में हूणों की सत्ता स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटक नरेशों के साथ मित्रतापूर्ण संपर्क स्थापित करते हुए अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस वाकाटक नरेश के साथ किया था? वे थे रुद्रसेन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं दक्षिण राष्ट्र तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित था? तो यह वस्त्र उत्पादन से संबंधित था। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी? तो यह आरंभ हुई थी गुप्त काल में। ठीक है, बाल विवाह की प्रथा कब से प्रारंभ हुई? गुप्त काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला के किस क्षेत्र में गुप्त काल में असाधारण उन्नति हुई? तो चित्रकला के क्षेत्र में हुई। मेहरौली के लौह स्तंभ में किस शासक का नाम है? चंद्रगुप्त का है। कौन सा नगर गुप्त शासन काल में रेशमी वस्त्रों का सर्वाधिक उत्पादन करता था? तो वो था वाराणसी। कौन से साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृति साहित्य से संबंधित है? मेघदूतम। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दिया था। युग शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? तो भूमि अनुदान प्राप्तकर्ताओं के एक वर्ग के लिए युग शब्द का प्रयोग किया जाता था। गुप्त काल में हिंदू धर्म के किन पक्षों का विकास हुआ है? तो मूर्ति उपासना के मूर्तियां जो होती थी वो उपासना का केंद्र बन गई थी। यज्ञ का स्थान उपासना ने ले लिया था और वैष्णव तथा शैव धर्मों का समन्वय हो गया था। गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट का पता कैसे चलता है? तो संपत्ति के अधिकार का वहाँ पे अभाव हुआ था, जिस कारण स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई थी। गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए अधिकांश सिक्के किस धातु के बने होते थे? तो वे स्वर्ण के बने होते थे। हूणों का उल्लेख किस अभिलेख में है? तो यह भीतरी स्तंभ लेख में है। अंतिम गुप्त शासक कौन था? विष्णुगुप्त तृतीय जो है वो गुप्त वंश का अंतिम शासक था। गुप्त कालीन स्मृति में वर्णित मिश्रित जातियों में कौन सा समूह शामिल था? तो ये 4 जो हैं जातियां शामिल थीं। चित्रों में पतलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाया जाने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो वे कनिष्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्लेच्छों पर स्कंदगुप्त की सफलता का गुणगान किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो ये जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। परंपरा के अनुसार प्रसिद्ध कोशकार अमर सिंह किसका समकालीन था? तो ये कालिदास का समकालीन था। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिशेन ने प्रशंसा की है। किसकी प्रशंसा की है? इलाहाबाद प्रशस्ति में हरिशेन ने समुद्रगुप्त की है। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजयों से प्रभावित होकर उसे क्या कहकर पुकारा है? तो भारतीय नेपोलियन कहकर पुकारा है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला साहित्य का महान केंद्र कौन था? उज्जैन था। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा गया? उनकी उज्जैन शासकों पर विजय के फलस्वरूप उन्हें विक्रमादित्य कहा गया था। सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग लंबी टांगें और इकहरे वदन केंद्रीय चरित्र के रूप में मनुष्यों और राजाओं, राजकुमारियों और राजमहलों की प्रमुखता भारत की प्राचीन कला के रूपों में से किसकी लाक्षणिक विशेषताएं थी? तो ये जो है पहाड़ी कला शाखा की विशेषता थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्रादित्य उपाधि थी स्कंदगुप्त की। कांची का कैलाश मंदिर जिसके द्वारा स्थापत्य की द्रविड़ शैली का उद्भव होता है, किसके द्वारा बनवाया गया था? तो यह नरसिंह वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध कौन था? आर्यभट्ट थे। शील भट्टारिका गुप्त काल की एक शिक्षित एवं योग्य महिला थी। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।